स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स यूनिट में हमने कल डिस्कस किया डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड जिसमें डाइसैकेराइड में जो हमारे टॉपिक रहे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज की जो मोनोमर यूनिट थी, यानी इसमें जो मोनोसैकेराइड थी, वो अल्फा ग्लूकोज प्लस सेकंड कौन सी थी? बीटा फ्रक्टोज। अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज। माल्टोज में कौन कौन सी थी? माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। दोनों ही अल्फा ग्लूकोज थी, और लैक्टोज में दोनों ही बीटा यूनिट थी। अल्फा नहीं, दोनों ही बीटा ग्लूकोज और बीटा लैक्टोज। बीटा ग्लूकोज बीटा लैक्टोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। मोनोसैकेराइड पूछता है डाइसैकेराइड की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस है, यानी इसका जो जल बटन है, उसको इसका इन्वर्जन बोला जाता है, प्रतिपन बोला जाता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? देखो, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को बोलते हैं कि सुक्रोज का इन्वर्जन हो गया, प्रतिपन हो गया इसका। ऐसा क्यों बोला जाता है? सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, सुक्रोज का जब जल बटन करवाया जाता है, तो सुक्रोज प्लस H2O एंजाइम यूज करते हैं हम लोग इन्वर्टेज। इन्वर्टेज, अब आपको इन्वर्टेज पता लग जाएगा क्यों इसको यूज करते हैं, क्योंकि यहां इसका इन्वर्जन हुआ है। मैंने बताया था ना आपको कि आपको क्लियर हो जाएगा क्यों इन्वर्टेज यूज किया है। और जो इन्वर्जन कर रहा है वो इन्वर्टेज है, इसलिए इन्वर्टेज बोला जाता है यहाँ एंजाइम को। इन्वर्टेज मतलब जो इन्वर्जन कर रहा है सुक्रोज का। तो सुक्रोज का जब जल बटन करते हैं तो कौन कौन सी यूनिट बनेगी? सुक्रोज किस किस से बना था? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से, और फ्रक्टोज से। है ना। तो एक तो बन गई ग्लूकोज और दूसरी बन गई फ्रक्टोज। सुक्रोज जो है वो एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अब सबसे पहली बात, ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ नाम लिख रहा हूं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। आगे हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, म्यूटा रोटेशन, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णक टॉपिक आएगा एक, वहां भी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पता होगा तभी काम चलेगा अपना। तो सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक शर्करा है। क्या मीनिंग है इसका? देखो आप, कोई भी लाइट सोर्स है अपने पास, जैसे मान लो टॉर्च ही है। टॉर्च को जब हम लोग लाइट लेते हैं, या बल्ब से जब हम लाइट लेते हैं, तो इससे एक सामान्य प्रकाश निकलता है जो सारी डायरेक्शन में फैलता है। सही है? किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट आएगी वो सभी डायरेक्शन में जाएगी ना, नॉर्मल लाइट होती है। ये सामान्य प्रकाश है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? सामान्य प्रकाश किस डायरेक्शन में फैलता है? सामान्य प्रकाश जो होता है वो चारों डायरेक्शन, सभी दिशाओं में फैलता है। उसको फैला देगा सर। सभी दिशाओं में ना, किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट आती है वो नॉर्मल लाइट आती है जो सारी डायरेक्शन में फैलती है। ऐसी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म में से क्रॉस करते हैं, ये निकोल प्रिज्म बना लिया हमने। ऐसी लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से क्रॉस करते हैं तो हमें एक ऐसी लाइट मिलती है, ऐसा प्रकाश मिलता है जो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, एक ही डायरेक्शन में कंपन करता है, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है, रोटेट करता है। ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सामान्य प्रकाश को, सामान्य प्रकाश क्या था? जो सारी डायरेक्शन में फैल रहा था। किसमें से क्रॉस किया? निकोल प्रिज्म में से। तो कैसी लाइट मिली? जो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक डायरेक्शन में चल रही है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, देखो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है मेरे पास, समतल ध्रुवित प्रकाश है मेरे पास। अब मैं इस प्रकाश को किसी यौगिक के विलयन से गुजारता हूं, सॉल्यूशन से क्रॉस करवा रहा हूं। कोई भी कंपाउंड है, ये उसका सॉल्यूशन लिया मैंने किसी भी कंपाउंड का, इसमें से क्रॉस करवाया। तो ये लाइट जैसी थी इसमें से क्रॉस हुई, क्रॉस होने के बाद वैसी की वैसी मेरे को वापस मिल गई, वैसी की वैसी वापस मिल गई। तो बताओ क्या इस सॉल्यूशन ने लाइट के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्ट किया? क्या किसी प्रकार से रिएक्शन करी क्या इस सॉल्यूशन ने लाइट के साथ? नहीं सर, नहीं करी, है ना, नहीं करी, की सर। नहीं करी ना। इसी को बोलते हैं हम ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्रकाशिक अक्रिय है। हम लोग वर्ड पढ़ते रहे हैं, प्रकाशिक अक्रिय, यानी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं मोड़ पाता, जैसी हम इसमें से गुजारते हैं वैसी की वैसी हमें आगे मिल जाती है। तो वो सॉल्यूशन जो होता है, वो सब्सटेंस जो होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्लियर? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब कुछ सॉल्यूशन ऐसे भी है जिनसे अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्रॉस करवाएं तो ये सॉल्यूशन जो होते हैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज मोड़ देते हैं और या फिर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देते हैं। मतलब इसने रिएक्शन करी क्या इस सॉल्यूशन ने उसके साथ? यस सर। करी, है ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, प्रकाशिक सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय या ध्रुवण घूर्णक भी बोल देते हैं अपने इसको। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये। लाइट को किधर रोटेट कर रहे हैं? या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पहले कैसी थी? बिल्कुल स्ट्रेट। अब आप देखें तो ये इधर मुड़ गई क्लॉकवाइज, मुड़ गई ना क्लॉकवाइज। पहले स्ट्रेट थी, अब अगर इसको देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। क्लियर? तो कुछ सॉल्यूशन तो ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर भी रोटेट नहीं करते, वो सॉल्यूशन तो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। क्लियर? तो क्या होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक? डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसको बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक? आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। अदर स्टूडेंट्स? बीच बीच में से कट रही Yes, sir. है। आ रही? अब चेक करें। यस सर। ओके, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक क्या होता है? जो लाइट को किधर रोटेट करेगा? लाइट को Clockwise. क्लॉकवाइज, है ना। यानी कि अगर लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट है, अपने इसको किसी सॉल्यूशन से क्रॉस किया, इस सॉल्यूशन ने उसको ऐसे रोटेट कर दिया। पहले कैसे थी? बिल्कुल स्ट्रेट।
तो अब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो ये जो सॉल्यूशन है यानी ये जो कंपाउंड है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसको डी या प्लस से लिखा जाता है, डी या प्लस से। तो स्मॉल डी या प्लस ये है, अपने लिख रहे थे ना डी प्लस ग्लूकोज, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था डी Yes, sir. प्लस ग्लूकोज। तो प्लस का मतलब होता है क्या कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। Already. क्लियर? अभी कैपिटल डी का मतलब नहीं बताया मैंने आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, लेकिन स्मॉल डी या प्लस का मीनिंग आपके सामने है। स्मॉल डी या प्लस का मतलब क्या है कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब वहीं अगर कोई सॉल्यूशन यानी कि कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब वो जो कंपाउंड है, कौन सा वो कंपाउंड? लीवोरोटेटरी। लीवोरोटेटरी है, लीवोरोटेटरी है। वाम ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वाम ध्रुवण घूर्णक। स्मॉल एल या माइनस से लिखते हैं इसको, स्मॉल एल या माइनस से, स्मॉल एल या माइनस से। और फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कौन सी शर्करा वाम ध्रुवण घूर्णक है, कौन सी? Fructose, sir. फ्रक्टोज, फ्रक्टोज वाम ध्रुवण घूर्णक शर्करा है। अब आप देखो हुआ क्या, जब हमने सुक्रोज लिया, सुक्रोज का हाइड्रोलाइज किया, सुक्रोज को डाइल्यूट एसिड, माइक ऑफ करें अपना, डाइल्यूट एसिड या इन्वर्टेज द्वारा उसको हाइड्रोलाइज किया। स्टूडेंट माइक ऑन है। सुक्रोज को जब हमने हाइड्रोलाइज किया तो हमारे पास जो शुगर बनी, कौन कौन सी सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब सुक्रोज जो थी वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक थी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी थी, मतलब ये प्लेन पोलर लाइट को किस साइड रोटेट करती है? समतल द्वित प्रकाश को Clockwise, sir. क्लॉकवाइज, है ना। इसका जो रोटेशन एंगल है वो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री। प्लस लगाया है, प्लस मतलब किस साइड? दाईं ओर 66.5 Clockwise. डिग्री, क्लॉकवाइज 66.5 डिग्री। यानी अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये है और अपने इसको सुक्रोज के सॉल्यूशन से क्रॉस करवा दें तो ये 66.5 डिग्री दाईं ओर घूम जाएगी। 66.5 डिग्री जो है ये रोटेशन एंगल बनेगा इसका क्लॉकवाइज साइड में। समझ आ गई बात? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सुक्रोज कौन सी है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कितने डिग्री रोटेट कर रही है? 66.5 डिग्री। जब इसको हाइड्रोलाइज किया तो क्या बना? हाइड्रोलाइज किया तो क्या बना? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। Fructose. ग्लूकोज कौन सी है? मैंने अभी बताया ऊपर आपको, ग्लूकोज कौन सी है? डेक्स्ट्रो या लीवो? ग्लूकोज अल्फा, ग्लूकोज, अल्फा नहीं बोले, डेक्स्ट्रो या लीवो? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो, है ना, डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अब अल्फा बीटा वाली कहानी खत्म हो गई है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और इसका जो रोटेशन एंगल होता है वो होता है +52 डिग्री, +52 डिग्री। मतलब कितना घुमा रही है ये प्लेन पोलर लाइट को? Clockwise, कितना? 52 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। और फ्रक्टोज कौन सी है? फ्रक्टोज Anti-clock. लीवो रोटेटरी है ना, Anti-clockwise. लीवो रोटेटरी। लीवोरोटेटरी। Levo-rotated. फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है और ये कितना घुमाती है? -92.4 डिग्री, -92.4 डिग्री। अब आप इसका रिजल्ट निकाल लो। ग्लूकोज घुमा रही थी +52 डिग्री, फ्रक्टोज घुमा रही है -92 डिग्री या -92.4 डिग्री। तो जो दोनों का मिक्सचर बना है, जो दोनों का मिक्सचर बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये बताओ? ये +52 डिग्री है, ये -92.4 Negative डिग्री है, आएगा sir. नेगेटिव आएगा, है ना। माइनस का 40.4 डिग्री, सही है, क्योंकि ये +52 है, Sir. ये -92 है। तो +52 और -92 का रिजल्ट निकालोगे तो -40 आएगा, आएगा -40। Yes sir. तो अब देखो ये जो मिक्सचर था
ये बना लीवोरोटेट्री, मिक्सचर जो है वो लीवोरोटेट्री बना, वाम ध्रुवण घूर्णक बना। सुक्रोज खुद क्या था, डेक्स्ट्रो था, लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज करवाया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर क्या है, लीवो है। तो बताओ डायरेक्शन वही रही या चेंज हो गई, बताओ डायरेक्शन वही रही या चेंज हो गई, चेंज हो गई, चेंज हो गई ना, चेंज हो गई यानी सर। इन्वर्जन हो गया। हाइड्रोलिसिस से पहले तो ये लाइट को यूं घुमा रहा था और हाइड्रोलिसिस के बाद ये लाइट को यूं घुमाने लग गया, इसी को इन्वर्जन बोला गया। समझ आ गया आंसर? बहुत इजी है कि सुक्रोज खुद सर। क्या है, सुक्रोज खुद क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेट्री है, लेकिन जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर बनता है, और वो मिक्सचर क्या होता है, लिवोरोटेट्री होता है। यानी हाइड्रोलिसिस के बाद, जल बटन के बाद जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की, समतल ध्रुवित प्रकाश के रोटेशन की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। पहले वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट दाईं ओर घूम रही थी, और जल बटन के बाद वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाती है। इसीलिए सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर कौन है, केन शुगर, केन शुगर, सुक्रोज क्रॉस केन शुगर तो सुक्रोज होगी है ना। और इसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो इन्वर्जन है इसका। इन्वर्जन का मतलब क्या है, मीनिंग आपके सामने है कि जल बटन से पहले ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था और जल बटन के बाद वाम ध्रुवण घूर्णक है। क्लियर? ध्रुव। तो ये पूरी प्रोसेस, सर। ये पूरी प्रोसेस है इन्वर्जन या प्रतिपन, हिंदी में प्रतिपन बोलते हैं, प्रतिपन या प्रतिलोमन नाम से आएगा हिंदी में, इंग्लिश में इन्वर्जन नाम से आएगा, हिंदी में प्रतिपन या प्रतिलोमन के नाम से आएगा। और ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर है, इस मिक्सचर को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा, हिंदी में प्रतीप शर्करा बोला जाता है, प्रतीप शर्करा या अपव्रत शर्करा, अपव्रत भी बोलते हैं, अपव्रत भी लिखा हुआ आ जाता है, अपव्रत शर्करा या प्रतीप शर्करा। तो प्रतीप शर्करा क्या होता है, इन्वर्ट शुगर। क्या होता है इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर है। किससे बना, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर किससे बना, सुक्रोज के, सुक्रोज, सुक्रोज से सर। सुक्रोज के जल जल बटन बटन से, से। सुक्रोज के जल बटन से, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा या अपव्रत शर्करा। क्लियर? सर। तो ये था इन्वर्जन। अब एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपने सारा। पहले तो डेफिनेशन देखो कार्बोहाइड्रेट की, डेफिनेशन क्या है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो शब्द आया कार्बन के लिए और हाइड्रेट का अर्थ होता है जल, हाइड्रेट का जल है ना। यानी कार्बन के साथ अगर जल जुड़ा हो, कार्बन के साथ अगर जल जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपने क्या देखना है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देख लेना बस, 2:1, 2:1। तो स्टार्टिंग में ये डेफिनेशन दी गई थी, अब ये डेफिनेशन फेल है, काम की नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी इसको कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट का अगर मीनिंग देखें, वर्ड मीनिंग देखें, तो कार्बो वर्ड कार्बन को शो कर रहा है, हाइड्रेट वर्ड वाटर को शो कर रहा है। अब जैसे हम लोग राइबोज से लगे, राइबोज का फार्मूला क्या था, राइबोज का फार्मूला C5H10O5, C5H10O5। तो आप सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेक करो, बताओ 2:1 है या नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है सर। है ना। तो है सर। मतलब इसमें कार्बन के साथ जल जुड़ा है, ऑक्सीजन के 5 परमाणु है ना, तो सीधा हिसाब लगा लो कि जल के 5 अणु जुड़े, तो 5 कार्बन के साथ जल के 5 अणु जुड़े। ऐसे ग्लूकोज देखो C6H12O6, तो यहां सीधा हिसाब लगाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लिया करो बस, 2:1 है या नहीं है,
है सर, है 6 अणु जुड़ेंगे, 6 अणु कार्बन जुड़ेंगे के ना, साथ। ये भी 2 अनुपात 1 है। इसका मतलब ये भी कार्बन का जल युक्त यौगिक है, ये भी कार्बन का जल युक्त यौगिक है। फ्रक्टोज भी सेम है ना। और सुक्रोज बोलो, सुक्रोज का सूत्र क्या है? सुक्रोज का, माल्टोज का, लैक्टोज का, सबका सूत्र सेम है। क्या सूत्र है? C12H22O11, C12H22O11। अब इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात चेक करो, 2:1 है 2 या नहीं? अनुपात 1 है सर। है ना। तो इसका मतलब इसमें भी कार्बन के साथ जल जुड़ा है, सुक्रोज में भी कार्बन के साथ जल जुड़ा है। अब स्टार्च चेक करो, स्टार्च, स्टार्च होता है बहुलक, C6H10O5N, ये सूत्र होता है, C6H10O5N। तो इसमें चेक करो 2:1 है या नहीं है? है सर। है। तो इसका मतलब इसमें भी कार्बन के साथ जल जुड़ा है। तो इन सब यौगिकों में कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है, इसीलिए फिर पुराने समय में इनका नाम रख दिया गया कार्बोहाइड्रेट। ये पुराने टाइम की बात है, क्योंकि सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 आ रहा था लगातार। तो फिर साइंटिस्ट ने यही सोचा कि इसका मतलब कार्बन के साथ जल जुड़ा है। तो कार्बन के साथ जल जुड़ा है तो क्यों ना इसका नाम कार्बोहाइड्रेट दे दिया जाए। तो इसलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट पड़ गया। अब हुआ क्या, जैसे जैसे आगे अणु खोजे जाते गए, एक अणु खोजा गया फार्मल्डिहाइड। सूत्र बताओ फार्मल्डिहाइड का क्या होता है? सूत्र बताओ किसी को फार्मल्डिहाइड का? HCHO। HCHO, यस सर। HCHO। इसमें C बताओ कितने हैं? C कितने हैं इसमें? एक है सर। एक है ना। H कितने हैं? H 2 2, H 2 है। और O कितने हैं? O 1 1 है। तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है ना, 2:1। यस सर। तो यहां भी कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है, पर इसमें कोई भी गुण कार्बोहाइड्रेट जैसा नहीं था। जैसा स्टार्च में था, सुक्रोज में था, ग्लूकोज में था, राइबोज में था, इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी फार्मल्डिहाइड के अंदर। लेकिन कार्बन के साथ जल तो यहां भी जुड़ा। ऐसे ही आप एसिटिक अम्ल पर आओ। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र बताओ, क्या होता है एसिटिक अम्ल? H3COOH। CH3COOH है ना। सी बताओ कितने हैं इसमें? सी 2 2 सर। 2 है ना। H बताओ कितने? H टोटल काउंट करना। 4 4 है। 4 4। O काउंट करो कितने? 2 है सर। 2 है। तो यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखो कितना है? 2:1। 2:1। तो कार्बन के साथ जल तो यहां भी जुड़ा है, एसिटिक अम्ल में भी जुड़ा है, लेकिन इसका भी कोई भी गुण ऐसा नहीं था जो इनके जैसा हो, यानी ये भी कार्बोहाइड्रेट जैसे गुण नहीं रखता था। और फिर आया लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की संरचना अगर आप देखें तो लैक्टिक अम्ल में COOH, CH3 या H या OH, ये लैक्टिक अम्ल होता है। ऊपर COOH, नीचे CH3, HOH, सेंटर में किरेल कार्बन है जिसके चारों समूह अलग अलग होते हैं। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जिसके चारों समूह अलग अलग है। अब चेक करो कार्बन बताओ कितने लैक्टिक अम्ल में? कार्बन 2 है सर। 2 नहीं है, जहां ये कट करता 3 है है सर। वहां भी है सर। 3 है सर। 3 3 है। है। C 3 है ना। H काउंट करो कितने? H टोटल H काउंट करो। 6 6 है। O काउंट करो। 3 है सर। 3 है। तो यहां भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। 2:1। तो कार्बन के साथ जल तो यहां भी जुड़ा हुआ है, परंतु इसमें भी कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं थी जो स्टार्च, सुक्रोज और ग्लूकोज के जैसी हो। फिर आया डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का सूत्र आपको बताया हुआ है मैंने ना। फिर डीऑक्सीराइबोज भी मिला। क्या होता है डीऑक्सीराइबोज? राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, कितने नंबर कार्बन से? 2 नंबर कार्बन से 2 सर। नंबर कार्बन से है ना, डीऑक्सीराइबोज।
डीऑक्सीराइबोज। अब इसका सूत्र बोलो, डीऑक्सीराइबोज का सूत्र बोलना, ऑक्सीजन निकाल के बोलो एक, C5 C5H10O4। H10O4। अब इसमें चेक करो क्या हाइड्रोजन 2:1 में है क्या? नहीं सर। नहीं है, यानी इसमें कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ नहीं है, कार्बन के साथ नहीं। जल नहीं जुड़ा हुआ। इस हिसाब से तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का वर्ड मीनिंग अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्ड मीनिंग क्या कहता है कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? जल जुड़ा हुआ है। जल। जबकि यहां कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसकी प्रॉपर्टीज देखी गई तो वो इनसे मैच कर रही थी, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट था, ये तो कार्बोहाइड्रेट था। हालांकि इसका सूत्र कार्बोहाइड्रेट जैसा नहीं था, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, हालांकि इनका सूत्र कार्बोहाइड्रेट के जैसा था। तो अब बताओ, कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के जल युक्त यौगिक कहना सही है क्या? हाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन कहना सही है क्या? अगर मैं कहूं कार्बोहाइड्रेट कार्बन के जल युक्त यौगिक हैं, तो ये परिभाषा सही है क्या? नहीं। नहीं। ये सही नहीं नहीं है है, सर। नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सही होती तो फिर ये एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मल्डिहाइड ये कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए थे, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में है, तो यहाँ इनके साथ जल जुड़ा हुआ है, वाटर ऐड है यहाँ। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यानी कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के जल युक्त यौगिक कहना उचित नहीं है क्या? जल युक्त यौगिक कहना उचित है क्या? है। नहीं। नहीं, नहीं है सर। उचित नहीं है ये डेफिनेशन सही नहीं है ना, करेक्ट नहीं है ये डेफिनेशन। हाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन बोलना सही नहीं है। फिर सही डेफिनेशन क्या है? अब सही डेफिनेशन देखो क्या है। अब पहले तो ये बताओ, ग्लूकोज प्रकाश को घुमा रहा था या नहीं घुमा रहा था? समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा रहा था या नहीं घुमा रहा था? समतल ध्रुवित घुमा रहा था सर। घुमा रहा था, हमारा है ना। हमारा तो फ्रक्टोज भी घुमा रहा था, सुक्रोज भी घुमा रहा है, माल्टोज भी घुमाता है, लैक्टोज भी घुमाता है, सारे घुमाते हैं ये। इसका मतलब ये जितने भी कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ये बताओ। एक्टिव है सर। सारे ऑप्टिकली एक्टिव है ना। ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाशिक सक्रिय हैं, ये सभी यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हैं, सभी प्रकाश को किसी ना किसी डायरेक्शन में घुमाते हैं। ठीक है। अब ग्लूकोज की संरचना देखो, ग्लूकोज की संरचना क्या थी? संरचना ग्लूकोज की कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। है ना, 6 कार्बन थे। फिर फंक्शन रूप क्या लगाया था फंक्शन रूप ग्लूकोज में? CHO सर। CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फिर क्या किया था हर कार्बन के साथ? OH लेफ्ट साइड आएगा। तीसरे कार्बन का लेफ्ट साइड, है ना, यही किया था। फिर बंद पूरे कर दिए थे, बाकियों के बॉन्ड जो है वो कंप्लीट कर दिए थे। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी आपके सामने, देखना। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखो, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज में कितने कार्बन लगाए थे? कितने कार्बन थे फ्रक्टोज में? 6। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन थे ना। और फंक्शन रूप कौन सा था फ्रक्टोज में? फंक्शन रूप कीटोन। कीटोन, फंक्शन रूप कीटोन था, कीटोन। और फिर हर कार्बन के साथ OH था, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड में था। बाकी वैलेंसी पूरी कर दी थी। अब सुक्रोज का जब जल अपघटन किया था तो क्या बना था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज का जब जल अपघटन किया क्या बना? ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज बने थे सर। 2 ग्लूकोज बनेंगे, है ना, 2 ग्लूकोज बनेंगे। सुक्रोज का जल अपघटन करता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, माल्टोज का जल अपघटन करता है ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है। अब डेफिनेशन देखो क्या है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिनमें बहुत सारे OH जुड़े हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH जुड़े हैं ना, बहुत सारे OH इनमें। आप ये देख लो, है ना,
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछ लिया ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, क्यों है? क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। तो कार्बोहाइड्रेट की सही परिभाषा यही है कि कार्बोहाइड्रेट वे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हैं, वे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हैं जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा और या फिर क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। क्लियर? या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, और या फिर वो यौगिक होगा जिसके जल बटन से या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा या फिर दोनों बनेंगे। जैसे यहां दोनों बने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बना और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी बना। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है सर। और फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज कीटोन है, पॉलीहाइड्रोक्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की सही डेफिनेशन ये है कि कार्बोहाइड्रेट या तो बाद में जो दी गई, पहले तो यही कहा गया कार्बन के जल युक्त यौगिक, लेकिन ये फिर हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हुई, इसलिए फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने ये है कि कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, और या फिर वे यौगिक होते हैं जिनके जल बटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बने या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बने या दोनों बने। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, क्यों है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट? अब आपसे पूछ सकता है ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है क्यों? क्योंकि इसका सूत्र C6H2O6 है, पहला ऑप्शन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, दूसरा ऑप्शन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, तीसरा ऑप्शन। और या ये जल बटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है, चौथा ऑप्शन। तो बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट क्यों है? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। और फ्रक्टोज क्यों कार्बोहाइड्रेट है? क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कीटोन है। और सुक्रोज क्यों कार्बोहाइड्रेट है? सुक्रोज का जल अपघटन क्योंकि ये करवाने जल बटन से पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज फ्रक्टोज देता है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है, इसलिए सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ऊपर आओ, यही कारण है कि लैक्टिक अम्ल जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है ना ही ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। क्लियर? तो फिर जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। आगे बात समझ? एसिटिक अम्ल भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है, ना ही पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फार्मल्डिहाइड एल्डिहाइड तो है, पर इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगे, इसलिए ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। डीऑक्सीराइबोज कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, राइबोज के जैसा ही होता है, सिर्फ एक एच निकला होता है। तो डीऑक्सीराइबोज क्यों है ये? क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट है। अब बताओ समझ आई डेफिनेशन या नहीं आई? आ गई सर है ना? ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। पुरानी डेफिनेशन वो थी कार्बन के जल युक्त यौगिक, वो फेल हो गई टाइम टू टाइम जैसे जैसे कंपाउंड आगे बढ़ते गए। अब अपने इसका क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। वैसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड नहीं ओलिगो बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, डाई ट्राई टेट्रा, 2 से 10 तक है ना, 2 से 10 तक ओलिगोसैकेराइड में आते हैं, बाकी पॉलीसैकेराइड में आते हैं। तो 3 कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को आगे फिर 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक एल्डोज
और एक कीटोज। एल्डोज यानी जिसमें एल्डोज सर। एल्डिहाइड एल्डिहाइड्स होते हैं। एल्डिहाइड समूह है। कीटोज यानी जिसमें कीटोन्स में होते हैं। कीटोन है ना, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है। मोनोसैकेराइड दो कैटेगरी में होते हैं, एल्डोज और कीटोज में। ओलिगोसैकेराइड को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ओलिगोसैकेराइड में कौन कौन से आएंगे? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ये वाले आएंगे। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ये वाले आएंगे। ये भी दो कैटेगरी में होते हैं। जैसे हमने डाइसैकेराइड को बांटा था अपचायक और अनअपचायक, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। अपचायक और अनअपचायक। अपचायक कौन से? सुक्रोज और माल। सुक्रोज अपचायक है क्या? सुक्रोज सुक्रोज नहीं अपचायक सर, फिर माल्टोज और लैक्टोज। माल्टोज ना, और लैक्टोज। सोचे बिना नहीं बोलना है। सुक्रोज अपचायक नहीं है, सुक्रोज इस कैटेगरी में जाएगा। क्यों गया? क्योंकि ना तो इसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइड फ्री रहा और ना ही फ्रक्टोज का कीटोन फ्री रहा, दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना गए। तो अनअपचायक डाइसैकेराइड या नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड वो होगी जिसमें दोनों कार्बोनिल कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। और अपचायक यानी रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड वो होगी, यानी रिड्यूसिंग ओलिगोसैकेराइड वो होगी जिसमें एक यूनिट का कार्बोनिल कार्बन फ्री हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ना जाए। क्लियर? माल्टोज और लैक्टोज इस कैटेगरी में आएंगे, है ना। लैक्टोज। और जो पॉलीसैकेराइड है इसमें बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ी होती हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन इसी कैटेगरी में आते हैं। ये क्लासिफिकेशन बनता है हमारे पास। अब आप देखो, जो मोनोसैकेराइड है और ओलिगोसैकेराइड है, ये दोनों शर्कराएं हैं, शुगर हैं। ये दोनों शर्करा है, शुगर है। और जो पॉलीसैकेराइड है वो अशर्करा है, नॉन शुगर है। तो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड जितनी भी है वो सारी शर्कराएं हैं और पॉलीसैकेराइड अशर्कराएं हैं। और शर्करा नाम लेते ही क्या आता है दिमाग में आपके? मैं नाम लेता हूं शर्करा, कोई चित्र छपता है क्या? ग्लूकोज। शर्करा नाम लेते ही चीनी, चीनी दिखती है अपने को ना, या नहीं दिखती? शर्करा नाम लेते ही चीनी दिखने लग जाती है। चीनी जो है वो क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय होती है ना, क्रिस्टलाइन। पानी में घुलती है नहीं घुलती? पानी में घुलती है नहीं घुलती? घुलनशील होती है। सोल्यूबल इन वाटर, है ना। ये शर्करा की पहचान है, वो क्रिस्टलाइन होगा, सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। और तीसरा, स्वाद कैसा होता है इसका? स्वाद मीठा। मीठा, स्वाद मीठा होता है ना। ये होते हैं शुगर जो क्रिस्टलीय हो। आप चीनी का एग्जांपल अपने माइंड में रखें, शुगर यानी चीनी, है ना। जो मीठे हैं, क्रिस्टलीय हैं, पानी में घुलते हैं। अशर्करा क्या होंगे? अशर्करा अक्रिस्टलीय होंगे, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, एमोर्फस होते हैं। पानी में घुलते हैं क्या ये? पानी में घुलनशील। पानी में नहीं घुलते, इनसोल्यूबल इन वाटर। अशर्करा के उदाहरण देखोगे तो स्टार्च और सेलुलोज है, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च की मैं बात करूं तो आप उदाहरण ले सकते हैं आलू और चावल का। आलू और चावल का ये स्टार्च है। पानी में घुलते हैं क्या आलू और चावल? नहीं घुलते, है ना। अगर वो ये सोल्यूबल होते हैं तो आलू और चावल घुल जाते पानी में, फिर चावल खाए नहीं जाते, चावल पिए जाते, है ना। हम ये कहते हैं चावल बना लो, आज चावल पिएंगे, लेकिन अभी यही बोलते हैं कि चावल खाएंगे। क्यों? क्योंकि चावल जो है पानी में नहीं घुलते, नॉन शुगर है। सेल और सेलुलोज का एग्जांपल देखोगे तो साग बनाते हैं ना अपने घरों में, अब चल रहा है सीजन, है ना। यानी हाँ, सरसों का, बिल्कुल। जितने भी ये घास है ना,
या आप लोग हरी चीजें जो है उनमें सेलुलोज होता है, घास वगैरह के अंदर सेलुलोज होता है, तो ये घुलते हैं क्या पानी में बताओ? नहीं सर। ये नहीं घुलते हैं, है ना, इनसोल्युबल होते हैं ये भी। तो जो अशर्करा होती है वो घुलती नहीं है पानी में। और इनका स्वाद कैसा होता है? आलू का स्वाद कैसा है? मीठा है क्या आलू? स्वाद ही नहीं होता है सर। टेस्टलेस होता है ना, नहीं, स्वाद मीठा में होता है। बिल्कुल फीका, कुछ फीका टेस्टलेस होता है। होता है बिल्कुल, स्वाद में बिल्कुल फीके होते हैं, ये फीका स्वाद देते हैं, कोई स्वाद नहीं होता इनका। इसीलिए अपने चावल बनाते टाइम कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कोई नमकीन बना लेता है, कोई मीठे बना लेता है, तो अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती है मैं ये मीठा मुठा मिक्स करने की, अगर इनका कोई टेस्ट होता तो ये क्लासिफिकेशन रहता है कार्बोहाइड्रेट का। समझ आ गए दोनों तरह? ये फिजिकल स्टेट के बेस पे आ गया, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। और वैसे ये मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड माना जाता है। मोनोसैकेराइड हमने फिर पढ़े, कौन कौन से थे बताओ मोनोसैकेराइड? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। नहीं, दो कैटेगरी जो बताई आपको मोनोसैकेराइड, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे बांटे एल्डोज जाते हैं, और केटोज। डोज। है ना, कीटोन। क्रियात्मक समूह के आधार पर बांटे जाते हैं ये, एल्डोज और कीटोज क्रियात्मक समूह के बेस पर इनको बांटते हैं। जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है उनको एल्डोज बोलते हैं, जिनमें कीटोन समूह होता है उनको कीटोज बोलते हैं ना। और कार्बन की संख्या को ध्यान में रखा जाता है यहाँ। जैसे मान लो कार्बन की संख्या 3 है, तो क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड समूह है तो बोलेंगे एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज। क्या बता रहा है? एल्डो मतलब एल्डिहाइड समूह है, ट्राई मतलब 3 कार्बन है, ओज यानी शर्करा है, शुगर है। उसके बाद कीटोज समूह होता तो क्या बोलते? कीटोट्रायोज। कीटोट्रायोस लिखते हैं, वैसे बोलते टाइम ट्रायोस बोल देते हैं। अगर 4 कार्बन तो क्या बोलेंगे? एल्डो टेट्रोस, टेट्रोज। और ये आ जाएगा कीटो टेट्रोस। टेट्रोज। 5 कार्बन होते तो एल्डो पेंटोज। तो जो आपकी राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इसी कैटेगरी की है, एल्डोपेंटोज की। 5 कार्बन होते हैं उनमें, एल्डिहाइड समूह होता है ना, तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इसी कैटेगरी में जाएंगी। फिर ये आ जाएगा कीटोपेंटोज। और 6 कार्बन है तो एल्डोहेक्सोज। इसमें आ जाएगा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, और कौन सा आ जाएगा? मैनोज। मैनोज भी इसी में आता है। ग्लूकोज आपने पढ़ा है, ग्लैक्टोज भी आपको बताया था। ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में क्या फर्क है बताओ दोनों में, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में? ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोज में सेम और कार्बन पे इन्वर्जन होता है। ग्लैक्टोज में तीसरे और तीसरे और चौथे पे OH लेफ्ट साइड में होता है है। ना, तीसरे और चौथे का OH लेफ्ट साइड में होता है। और मैनोज क्या होता है? मैनोज भी सेम होता है, मैनोज में दूसरे और तीसरे का OH लेफ्ट में होता है, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज ये तीनों सेम टू सेम है। ग्लूकोज में तो सिर्फ तीसरे का OH लेफ्ट में था, ग्लैक्टोज में तीसरे का और चौथे का OH लेफ्ट में, मैनोज में दूसरे का और तीसरे का OH लेफ्ट में होता है तीनों एल्डोहेक्सोज। और इधर क्या बनेगा? कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज का उदाहरण जिसमें कीटोन समूह 6 कार्बन हो, पढ़ेगा कोई ऐसा कीटोन समूह? फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज। तो इस तरह से इसको आगे क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब हम एल्डोहेक्सोज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे जो हमारा रहेगा एल्डोहेक्सोज से। समझ आ गया आज वाला काम?